बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक कमला नाम की महिला अपने बच्चों के साथ रहा करती। पति के गुजर जाने के बाद कमला लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती। कमला का एक बेटा और एक बेटी थी जिनका नाम मोनू और पिंकी था। कमला का अपने बच्चों के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। कमला की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह मेहनत मजदूरी करके जो भी पैसा कमाती, उन पैसों से बच्चों की जरूरतें भी पूरी न हो पाती। माँ, आज रक्षाबंधन है। मैं भी अपने भाई को राखी बांधना चाहती हूँ। मुझे कुछ रुपए चाहिए माँ, ताकि मैं बाजार जाकर अपने भाई के लिए राखी ला सकूं। कमला सोचती है कि मैं अपने बच्चों को क्या बताऊं कि हम इतने गरीब हैं कि रुपयों के अभाव में हम कोई भी त्योहार ठीक से नहीं मना पाते। तभी कमला अपनी बेटी पिंकी को कुछ रुपए देती है। बेटा पिंकी, ये लो, मेरे पास केवल इतने ही रुपए हैं। तुम बाजार जाकर अपने भाई के लिए अच्छी सी राखी और मिठाई ले आना। पिंकी अपने भाई मोनू के लिए राखी लाने बाजार की ओर निकल पड़ती है। मम्मी ने तो इतने कम रुपए दिए हैं कि उसमें तो केवल राखी और मिठाई ही आ पाएंगी। अरे, मेरे रुपए कहाँ गए? अभी तो मेरे हाथ में थे, कहाँ गिर गए? अब मैं अपने भाई के लिए राखी कैसे लेकर जाऊंगी? इतने में जोरदार बारिश होने लगती है और पिंकी बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे जाकर छिप जाती है। मैं अब अपने भाई के लिए राखी कैसे ले जाऊं? घर जाऊंगी तो मम्मी भी मुझे डांटेगी। अब मैं घर जाकर मम्मी से क्या कहूंगी? वहीं पेड़ के ऊपर एक जादुई जिंद रहता है जो पिंकी की सारी बातें सुनता रहता है और अपनी जादुई शक्तियों से सोने की राखी पेड़ के पास रख देता है। और पिंकी की नजर उस जादुई राखी पर पड़ती है जिसे देखकर पिंकी खुश हो जाती है। अरे, इतनी सुंदर राखी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं था। लेकिन राखी बहुत ही सुंदर है। अब मैं इसे ही अपने भाई को बांधूंगी। इतने में बारिश बंद हो जाती है। घर पहुंचकर पिंकी राखी अपनी माँ को दिखाती है। माँ, ये राखी अच्छी है ना? बेटा, इतने कम पैसों में तुम इतनी महंगी और सुंदर राखी कैसे ले आई? यह तो सोने की तरह चमक रही है। माँ, मुझे माफ करना। आपने जो मुझे रुपए दिए थे वह रास्ते में कहीं खो गए और अचानक बारिश की वजह से मैं एक पेड़ के नीचे रुक गई थी। ये सुंदर राखी मुझे वहीं मिली। चलो बेटा, कोई बात नहीं, तुम बारिश में भीग गई हो। जरा मुंह हाथ पोंछ कर आओ, फिर हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। पिंकी उस राखी को टेबल पर रखकर चली जाती है और कुछ देर बाद आकर देखती है तो वह टेबल सोने का बन जाता है। माँ, ये टेबल। अरे बेटा, जल्दी करो। पिंकी उस राखी को लाकर थाली में रखती है। तभी वह थाली भी सोने की बन जाती है। माँ, ये तो जादुई राखी है। थाली में रखते ही थाली सोने की बन गई। कमला को यह सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तब वह अपने पास रखे सिक्के को उस राखी से छिलाती है और देखते ही देखते वह सिक्का भी सोने का बन जाता है। बेटा, ये तो सच में एक जादुई राखी है। किसी भी वस्तु को टच करने पर यह तो सोने की बन जाती है। माँ, मैं अब क्या करूँ? भैया को कौन सी राखी बांधूं? कमला सुनार की दुकान जाकर उस सिक्के को बेचकर पिंकी को राखी दिलाती है और इसी तरह जादुई राखी की मदद से बनाई गई सोने की वस्तुओं को बेचकर वह बहुत धनवान हो जाती है और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ जीवन बिताने लगती है। कि एक दिन, अरे ये कमला देखते ही देखते इतनी धनवान कैसी हो गई? जो कल तक लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन किया करती थी, आज इतनी पैसे वाली हो गई। जरूर दाल में कुछ काला है। मैं इस बात का पता लगाकर ही रहूंगा। एक दिन
सूना घर देखकर छगनलाल कमला के घर घुस जाता है और पता लगाने की कोशिश करता है। तभी उसे जादुई राखी दिखाई देती है। अरे ये तो सोने की राखी है, और वो भी कमला के पास। उसे उठाकर जैसे ही वह टेबल पर रखता है तो वह टेबल सोने का बन जाता है। अब समझ में आया कि ये पूरा कमाल इस जादुई राखी का है, जिसकी मदद से कमला इतनी धनवान बन गई। छगनलाल उस राखी को चुराकर ले जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ जादुई जिंद हाजिर हो जाता है और वह छगनलाल की खूब पिटाई करता है। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ। छगनलाल की जोर जोर से चीख पुकार सुनकर कमला वहाँ आ जाती है। अरे छगन भैया, आप यहाँ? और तुम कौन हो? बहन, मैं एक जादुई जिंद हूँ। पिंकी जब पेड़ के नीचे राखी के लिए रो रही थी, तब ये राखी मैंने ही उसे दी थी, और ये आदमी उस राखी को चुरा कर ले जा रहा था। नहीं नहीं भैया, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। जिंद भैया, आपने मुझे बहन कहा तो अपनी बहन का कहना मानो और इसे छोड़ दो। और इस तरह कमला को भी जादुई जिंद के रूप में भाई मिल जाता है, जो हमेशा कमला के परिवार और उस जादुई राखी की हिफाजत करता है। लालची छगन पटेल और फूलों के बगीचे में काम करने वाले कैलाश और जादुई चमत्कारिक कबूतर की सच्ची दोस्ती की कहानी। एक गांव में एक कैलाश नाम का व्यक्ति रहा करता। वह दिन भर अपने फूलों के बगीचे में काम करता और अपनी पत्नी सुमन के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताता। एक दिन कैलाश हमेशा की तरह अपने फूलों के बगीचे में काम कर रहा होता है कि तभी उसे एक सुंदर सा कबूतर अपने बगीचे में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, कितना सुंदर कबूतर है। देखो, सुंदर सुंदर फूलों के बीच कितना प्रसन्न हो रहा है और मस्ती कर रहा है। चलो, आज बहुत काम कर लिया, अब कुछ देर पेड़ की छांव में बैठकर आराम करता हूँ। कि तभी उसे गोली के चलने की आवाज आती है। अरे ये आवाज कैसी? और ये कबूतर? लगता है किसी शिकारी ने इसे गोली मारकर घायल कर दिया। बेचारा कबूतर कितना तड़प रहा है। कबूतर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दवा लगाकर तुम्हारा इलाज करूंगा। शाम को कैलाश अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी सुमन को वो सारी बातें बताता है। कितना सुंदर कबूतर है, इतने सुंदर बेजुबान पक्षी को किसने घायल कर दिया? हम इसकी सेवा करेंगे और जब यह स्वस्थ हो जाएगा तो हम इसे आजाद कर देंगे। कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन कबूतर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। सुमन देखो, यह कबूतर अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। अब हमें इसे आजाद कर देना चाहिए। कैलाश और सुमन, आप दोनों बहुत अच्छे हो। आप दोनों ने मेरी जान बचाई। मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूँ। अरे सुमन, यह कबूतर तो बोल सकता है। हाँ कैलाश, मैं बोल सकता हूँ। मैं कोई मामूली कबूतर नहीं, बल्कि एक जादुई कबूतर हूँ। आप दोनों ने मेरी बहुत सेवा की और मेरी जान भी बचाई। आप दोनों बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा आप दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ। मुझे मत आजाद करो। मैं आप लोगों को कुछ देना भी चाहता हूँ। कैलाश और सुमन, यह लो, यह एक सोने का पंख है। मैं तुम्हें रोज एक सोने का पंख दूंगा। मैं जानता हूँ कि आप दोनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो। मुझे मना मत करना, मैं आप दोनों की मदद करना चाहता हूँ। कैलाश और सुमन कबूतर की सारी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं और सोने के पंखे देखकर
बहुत खुश होते हैं। अब जादुई कबूतर कैलाश और सुमन को रोज सोने के पंखे देता है, जिसके कारण कैलाश और सुमन दिन ब दिन धनवान होते चले जा रहे थे। कैलाश जादुई कबूतर की मदद से एक सुंदर भवन का निर्माण करवाता है और खुशी खुशी अपनी पत्नी सुमन के साथ जीवन बिताने लगता है कि तभी एक दिन, अरे ये कैलाश दिन ब दिन इतना धनवान कैसे हो रहा है? कल तक जो मामूली सा माली हुआ करता था और दूसरों के बगीचे में काम करता था, आज इतना पैसे वाला हो गया। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? कहीं इसे कोई गड़ा हुआ धन तो नहीं मिल गया? जरूर दाल में कुछ काला है। मैं इस बात का पता जरूर लगा कर रहूंगा। एक दिन शेषराव चुपचाप कैलाश के घर में ताका झाकी करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि तभी वह उस जादुई कबूतर को सोने के पंखे देते हुए देख लेता है। अच्छा, तो अब समझ में आया। यह पूरा कमाल इस जादुई कबूतर का है जो इसे रोज सोने के पंखे देता है। इसी की मदद से यह इतना धनवान हो रहा है। यह बात तो मुझे अपने मालिक को जाकर बतानी होगी। शेषराव भागता हुआ छगन पटेल की हवेली पहुंचता है और पटेल को जाकर बताता है कि कैलाश और सुमन के पास एक जादुई कबूतर है जो उन्हें रोज सोने के पंखे देता है, जिसके कारण ही वह दोनों इतने धनवान हो गए हैं। और यह कबूतर उसे घायल अवस्था में फूलों के बगीचे में मिला था। अच्छा, तो ऐसी बात है। कुछ दिन पहले मैंने एक कबूतर का शिकार किया था, लेकिन वह कबूतर घायल होके कहाँ गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। यह वही कबूतर है जो अब कैलाश के पास है। उस कबूतर पर तो कैलाश का नहीं, मेरा हक है। छगन पटेल रात के अंधेरे में चोरों की तरह जाकर उस कबूतर को चुराकर अपनी हवेली ले आता है। ए जादुई कबूतर, जिस तरह तू कैलाश और सुमन को रोज सोने के पंखे देता है, उसी तरह अब मुझे भी सोने के पंखे चाहिए। मुझे सोने के पंखे दे। अरे, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे सोने के पंखे चाहिए, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुम्हें कोई सोने के पंखे वंखे देने वाला नहीं हूँ। और तू मुझे क्या मारेगा? मारने वाले से तो बचाने वाला बड़ा होता है। कैलाश और सुमन बहुत अच्छे लोग हैं, इसीलिए मैं उन्हें सोने के पंखे देता हूँ। लेकिन तुझ जैसे बेईमान को मैं कोई पंखे देने वाला नहीं हूँ और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जा रहा हूँ। इतना कहते ही वह जादुई कबूतर वहाँ से गायब हो जाता है और दोबारा कैलाश और सुमन के घर पहुँच जाता है और हमेशा की तरह उन्हें रोज सोने के पंखे देता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और कैलाश और सुमन दिन ब दिन धनवान होते चले जा रहे थे कि अचानक एक दिन, हे जादुई कबूतर, तुम्हारी मदद से अब हम बहुत धनवान हो चुके हैं। हमें अब ज्यादा धन नहीं चाहिए। तुमने हमारी जो भी मदद की, हम अब उससे बहुत खुश हैं। ज्यादा धन का लालच आदमी को बुराई के रास्ते में ले जाता है और उससे तरह तरह के पाप करवाता है। इसलिए अब हमें ज्यादा धन नहीं चाहिए। तुमने हमें जितना जो कुछ दिया है, हम उसमें ही बहुत खुश हैं। कैलाश, तुम वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो, जो सोना जैसी अमूल्य वस्तु को भी अब लेने से मना कर रहा है। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। वाकई में तुम एक बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान हो और मुझे तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी बहुत पसंद है। इसीलिए मैं अब तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम अगर कह रहे हो तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह लो, यह मेरा ही पंख है। तुम जब भी इसे अपने हाथों में लेकर याद करोगे, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। जाते जाते मैं तुम्हें कुछ और देना चाहता हूँ। यह लो, यह कुछ धन है। इस धन से तुम जरूरतमंद लोगों की मदद करना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वह जादुई कबूतर गायब हो जाता है और कैलाश उस कबूतर के दिए हुए धन से
गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करता है। और जब भी कैलाश को उस कबूतर की याद आती, वह कैलाश के बुलाने पर पल भर में ही उससे मिलने आ जाता। अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।